एक चीज़ और बता दूं कि बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म हो या कोई अलग अलग नीतियाँ हो जो आपको टारगेट बताती हो, आपको सुनना तो सबकी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो रेटिंग थी, क्रेडिट रेटिंग 6 सालों से डिफ़ॉल्ट की स्थितियों के साथ थी और कंपनी ने अपनी ऋण के ऊपर, देश के अंदर काफ़ी कंपनी विंड टर्बाइन के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर वर्क कर रही हैं, आपको वो भी समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सुजलोन कंपनी पहला विमान जेट 2028 तक बनाने की स्थितियों के साथ बता रही हो, तो ऐसी कंपनी भैया पेन स्टॉक नहीं होती है। ऐसी कंपनी देश के वजूदों के लिए काम कर रही है। जब अब आती है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, पर उस न्यूज़ का इफेक्ट कई महीनों बाद, साल बाद पड़ जाता है, क्योंकि कंपनी उस वक्त उस पर काम और उसके ऊपर अलग। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। काफ़ी दिनों बाद रिलायंस ग्रुप यानी कि अनिल अंबानी के ग्रुप की रिलायंस इंफ्रा की अच्छी रेटिंग मिली है काफ़ी सालों बाद। उसके ऊपर चर्चा करेंगे और रिलायंस इंफ्रा किस तरीके से डिफेंस के लिए या फिर अलग जेट विमानों के लिए चीज़ें कर रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात करेंगे टाटा स्टील ने पहला देश का कागज रहित लेन देन, आयात लेन देन किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये डिजिटलकरण का एक पहलू है, इससे टाटा स्टील अच्छे कदमों के साथ अपनी चीज़ों को बता रही है। दूसरा बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल इसको 24% अप की तरफ देख रहा है और करीब करीब इसके 82 रुपये के टारगेट वो दे रहा है। किस किस स्थितियों के साथ वो टारगेट दे रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो सर, जितनी भी चीज़ें न्यूज़ बेस होती हैं उसको समझने की विधि हमारे सामने आनी चाहिए। न्यूज़ का महत्व बहुत बड़ा होता है और न्यूज़ की स्थितियां अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती रहती हैं। जब किसी न्यूज़ के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होगी तो आगे उसके क्या विस्तार होने वाले हैं, क्या कंपनी आगे जाके करने वाली है, फिर उसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा। इसलिए न्यूज़ को हमेशा अपने साथ रखिए, अपडेट रहिए, क्योंकि कुछ न्यूज़ जब अब आती है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, पर उस न्यूज़ का इफेक्ट कई महीनों बाद, साल बाद पड़ जाता है, क्योंकि कंपनी उस वक्त उस पर काम और उसके ऊपर अलग विस्तार की योजना करती जाती है। इसलिए न्यूज़ आएगी, हो सकता है इफेक्ट पड़े ना पड़े, पर उसको आपको समझना है कि उस न्यूज़ से आगे की विधि क्या होने वाली है, तो उस स्थितियों को समझेंगे। बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा के बारे में, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो कर्ज में कंपनी के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रेडिट रेटिंग में 3 पायदान की बढ़ोतरी हो गई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रेडिट रेटिंग में 3 पायदान की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी के आक्रमण ऋण कटौती प्रयासों को दर्शाता है तथा इसकी वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार का संकेत देता है। यानी कि एक पॉजिटिव संकेत है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आया है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रेडिट रेटिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो उसकी वित्तीय स्थिति में एक बुनियादी बदलाव में को दर्शाता है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने कंपनी की रेटिंग IND से बढ़ाकर करीब करीब IND-B स्टेबल IND-A4 कर दी है, जो ऋण में कमी के व्यापक प्रयासों के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यानी कि कंपनी ने ऋण जो है उसके अंदर कमी करी है, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर आ गई है। ये कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसकी रेटिंग 6 वर्षों से डिफ़ॉल्ट स्तर पर थी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी की जो रेटिंग थी, क्रेडिट रेटिंग 6 सालों से डिफ़ॉल्ट की स्थितियों के साथ थी और कंपनी ने अपनी ऋण के ऊपर यानी कि अपने लोन के ऊपर कमी की है, सुधार किया है और उसकी वजह से 3 पायदान की रेटिंग में वृद्धि हुई है। ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अनिल अंबानी जी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ये आप समझ कर चलना। दूसरी चीज़ को अगर मैं आपको बताऊं तो रिलायंस डिफेंस की 10,000 करोड़ रुपए के एरोस्पेस निवेश की योजना 2028 में ये घरेलू विमान, जेट विमान के ऊपर, विनिर्माण के ऊपर वर्क करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। अनिल अंबानी की नेतृत्व वाली रिलायंस डिफेंस लिमिटेड अगले दशक में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना के साथ एरोस्पेस क्षेत्र में बड़ा कदम रख रही है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का लक्ष्य 2028 तक भारत का पहला घरेलू
वाणिज्यिक विमान बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी का लक्ष्य 2028 तक भारत का पहला घरेलू वाणिज्यिक विमान बनाना है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के विमानन और युद्ध सामग्री व्यवसाय को संभालने वाली रिलायंस डिफेंस इस निवेश का कुछ हिस्सा रिलायंस इंफ्रा द्वारा जुटाई गई पूंजी के माध्यम से वित्तीय पोषित करेगी। मूल कंपनी की योजना तरजीही शेयर प्लेसमेंट, संस्थागत निवेशकों को बिक्री और विदेशी मुद्रा बॉन्ड के माध्यम से करीब 17,600 करोड़ जुटाने की योजना है। समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी अपनी 9 सड़क परियोजना से भी धन जुटाने की उम्मीद कर रही है। वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए हमारे सामने इसी तरह का रोड मैप है। इसलिए आज से 5 साल बाद मुझे लगता है कि हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां हम वैश्विक एरोस्पेस क्षेत्र का एक अभिन्न अंग होंगे। रिलायंस डिफेंस के एमडी और सीईओ राजेश डिंगरा ने मिंट को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा। तो सर, इसकी जो वीडियो मैंने बीते दिनों 15 दिन पहले करीब बनाई थी, तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि ये ना एक पेनी स्टॉक है। भैया, जिस कंपनी की रेटिंग में सुधार हो रहा हो और कंपनी डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें कर रही हो और देश के अंदर निर्यात करने वाली जो डिफेंस की कंपनियां होती हैं, अपने चीज़ों को निर्यात करती हैं, उसके अंदर टॉप 3 में आने की स्थितियां बता रही हो और कंपनी पहला विमान जेट 2028 तक बनाने की स्थितियों के साथ बता रही हो, तो ऐसी कंपनी भैया पेनी स्टॉक नहीं होती है। ऐसी कंपनी देश के वजूदों के लिए काम कर रही है और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए काम कर रही है। थोड़ा हमें वीडियो देखने के माध्यम और थोड़ा कंपनी को परखने के माध्यम हमें आने चाहिए। हमारी स्थितियां खरीदने बेचने की नहीं हो सकती, पर कंपनी करती क्या है, क्या स्थितियां हैं, किस तरीके का उसका रोड मैप है, उस स्थितियों से भी हमें भली भांति उजागर होना चाहिए। तो सर, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है टाटा स्टील के अंदर। टाटा स्टील ने ई बिल ऑफ लैंडिंग का उपयोग करके पहला पूर्णतया डिजिटल आयात लेन देन किया। पहला कर दिया किसने? टाटा स्टील। जो टाटा स्टील घरेलू कंपनी है, स्टील के ऊपर बहुत बड़ा वर्क करती है। टाटा स्टील ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत अपना पहला कागज रहित आयात लेन देन पूरा कर लिया है, जो पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा समर्पित है। कंपनी ने पूर्ण बैंक एकीकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैंडिंग का उपयोग करके कोयले का पहला डिजिटल आयात शिपमेंट किया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये टाटा स्टील के लिए और देश के डिजिटलकरण के लिए। टाटा स्टील का लक्ष्य 2045 तक नेट जीरो हासिल करने के अपने स्थिरता उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। ये हमारी आपूर्ति श्रृंखला को स्मार्ट और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने में एक बड़ा कदम है। हम पारंपरिक अड़चनों को कम कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर माल की आवाजाही के लिए एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं। ये एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो न केवल कुशल और सुरक्षित है बल्कि पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदार है। पीयूष गुप्ता, उपाध्यक्ष, टाटा स्टील ने ये चीज़ें हमें बताई है। देखो सर, यहाँ से स्थिति समझ में आ रही है कि जब कंपनी कागज रहित लेन देन कर रही है तो ये वैश्विक स्तर से इस तरीके की आयतें चीज़ें और भी आगे बढ़ाएगी और अपनी जो भूमिका है इसकी वर्क करने की, उसके अंदर एक डिजिटलकरण करके ये अच्छे सुधार के नाते चीज़ों को लाएगी। तो महत्वपूर्ण कदम जो है टाटा स्टील ने कर दिया है। अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी का, सबका चाहता शेयर और देश की ज़रूरत, वर्ल्ड की ज़रूरत है विंड टरबाइन, और देश के अंदर काफ़ी कंपनी विंड टरबाइन के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर वर्क कर रही हैं। आपको वो भी समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी देश और विदेशों में अपना डंका बजा रही है और देश के अंदर बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों से ऑर्डर जीत रही है और बड़ी ऑर्डर जीत रहा है, और उसके बाद ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी कंपनी की है, तो ये अच्छी स्थितियों के साथ कंपनी वर्क कर रही है। दूसरा, कंपनी ने साल दर साल अपने प्रॉफिट और अपने सेल को काफ़ी बढ़ाया है। ये एक अचंभित चीज़ है सुजलोन एनर्जी और हमारे लिए। पर देश की ज़रूरत क्या है? फ्यूचर है 2030 का और उसके आगे तक की चीज़ों के साथ है। तो कंपनी की स्थितियाँ हमें फ्यूचर के हिसाब से, उसके कार्यों के हिसाब से देखनी चाहिए। फिर भी मोतीलाल ओसवाल जी ने इसके टारगेट जो है 82 के दिखाए हैं, और किस लिए दिखाए हैं उस न्यूज़ का आज हम कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, मोतीलाल ओसवाल ने इन प्रमुख कारणों के आधार पर सुजलोन एनर्जी को अपना उच्चतम शेयर मूल्य लक्ष्य दिया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि सुजलोन एनर्जी पर उसका मूल्य लक्ष्य उसके ऐतिहासिक औसत 2 वर्षीय अग्रिम मूल्य से आय अनुपात 27x से थोड़ा अधिक है, क्योंकि कंपनी के लिए निष्पादन और आय में अभी सुधार हो रहा है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के अनुसार सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर मौजूदा स्तरों से
24% और बढ़ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने शुक्रवार 11 जुलाई को एक नोट में यानी कल का ये अनुमान लगाया है। पिछले 6 महीनों में सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए अपनी खरीद रेटिंग दोहराई है और 82 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य मूल्य रखा है। तो सर मैं आपको फिर एक चीज़ और बता दूं कि बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म हो या कोई अलग अलग नीतियाँ हो जो आपको टारगेट बताती हों, आपको सुनना तो सबकी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें जो भी टारगेट बताता है वो नीचे लिख कर रखता है कि भैया आप अपने जोखिम के अधीन अपने कार्य को समझ लें, ये चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको पता है ना, डिस्क्लेमर देते हैं। तो सब अपने अनुभव के द्वारा बताते हैं। अब वो चीज़ें हो जाएंगी नहीं होंगी ये तो फ्यूचर बताता है ना। तो फिर भी वो किस किस कारणों से चीज़ें बताते हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही तक संशोधित मॉडल और निर्माताओं की सूची स्थानीय सामग्री मसूदा अधिसूचना को अपनाने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कहा कि बिजली परियोजना डेवलपर्स ने अधिसूचना के लिए 1 साल तक की देरी से कार्यान्वयन का अनुरोध किया, जिससे उद्योग को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। 1.5 गीगावाट एनटीपीसी ऑर्डर सहित, यानी इतना बड़ा ऑर्डर जो इसे एनटीपीसी से मिला है, अच्छे ऑर्डर की संभावना है। और सुजलॉन एनर्जी, जहां सुजलॉन एनर्जी एक मजबूत दावेदार है, ये भी मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 में 4 गीगावाट के नए ऑर्डर का अनुमान है, यानी कि अब इन्हें 4 गीगावाट के नए ऑर्डर का अनुमान, ये बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि 4000 मेगावाट, यानी कि 4 गीगावाट का इन्हें और ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिससे अंतिम ऑर्डर बुक 6.56 गीगावाट हो जाएगी। बड़ी उम्मीदों के साथ इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है। अगले 4 वर्षों में अंतर राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली छूट को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा, जिससे कुछ राज्यों में भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी तथा परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। ऑर्डर बुक में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी ईपीसी की हिस्सेदारी करीब करीब 50% तक बढ़ गई है, जिससे निष्पादन दस्तावेज में सुधार हुआ है। तो सारी पॉजिटिव संकेत जो है मोतीलाल ओसवाल जी ने हमें चरणबद्ध चरण बताए हैं, ये आप समझ कर चलना। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि सुजलॉन एनर्जी के लिए उसका लक्ष्य मूल्य उसके ऐतिहासिक औसत 2 वर्षीय फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग अनुपात से थोड़ा अधिक है, क्योंकि कंपनी के लिए निष्पादन और आय में अभी सुधार हो रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि सुजलॉन एनर्जी को स्थानीय सामग्री और अनिवार्य करने वाली नियामक के अनुकूल परिस्थितियों, मजबूत राजस्व दर्शता प्रदान करने वाली एक मजबूत ऑर्डर बुक है और सक्रिय भूमि अधिग्रहण तथा ईपीसी विस्तार पहलों के माध्यम से निष्पादन में सुधार का लाभ मिलेगा। इस शेयर को कवर करने वाले 8 विश्लेषकों में से 7 ने इसे खरीद और 1 ने इसे होल्ड की रेटिंग दी है, यानी कि 8 ने जिस तरीके से सुजलॉन एनर्जी को कवर किया है उसके अंदर 7 तो कह रहे हैं भाई खरीदो, 1 कह रहा होल्ड करो, यानी कि 8 के 8 पॉजिटिव संकेत के साथ चीज़ों के साथ रख रहे हैं। फिर भी ये न्यूज़ है, इसे न्यूज़ के भांति आपको समझना पड़ेगा। मुख्यतः आपको देखना है कि सुजलॉन एनर्जी विंड टर्बाइन में बेस्ट वर्क कर रही है और उसकी वो सेल और उसका प्रॉफिट दिखा ही रहा है वो चीज़ें। फिर भी कंपनी के अंदर प्रमोटर कम है, उस स्थिति को भी आपको समझना पड़ेगा। आगे जाकर ये अपनी धीरे धीरे ऑर्डर बुक को बढ़ाएगी, उसको धीरे धीरे निष्पादित करेगी, तो सालों इसके अंदर लगने वाले हैं। देश का लक्ष्य 2030 तक के 500 गीगावाट का और उसके अंदर पवन ऊर्जा का भी कुछ हिस्सा होगा, ये आप सबको पता है। इसलिए सारी की सारी नीतियों को आपको समझने से पहले समझना है कि कंपनी जो भी वर्क कर रही है बेस्ट कर रही है, चाहे वो टाटा स्टील हो या चाहे वो रिलायंस इंफ्रा हो, चाहे वो सुजलॉन एनर्जी हो। न्यूज़ आई है इसलिए न्यूज़ के माध्यम से आपको चीज़ों को मैंने बताया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे जरूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको फिर एक बार बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।